हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश कुमार भारती का 3.3 लेसन स्टीफन हॉकिंग का आगे का पार्ट। बच्चों, आपको लेसन में स्ट्रिंग थ्योरी और 11 डायमेंशन के बारे में बताया गया है, जिसे इस लेक्चर में हम डीप में स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग थ्योरी और 11 डायमेंशन वाला टॉपिक बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी कि आप इस लेक्चर को 2 बार तो भी ज़रूर देखें इस कंसेप्ट को अच्छी से समझने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। 2005 में हॉकिंग ने एक और किताब लिखी टाइम की कंसेप्ट को और भी अच्छी से समझने के लिए। ये किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब का सेकंड पार्ट थी और इस किताब का नाम था अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम ने समय से जुड़े हुए मूल विचारों पर असली काम किया और समय को और भी सरल करके दुनिया के सामने रखा। अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब ने एक नई डेवलपमेंट को छू लिया स्ट्रिंग थ्योरी की फील्ड में। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। बच्चों, हमने इस लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में देखा था कि स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड की रचना के विज्ञान को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मशीन के मदद से एक्सप्लेन किया था, इन दोनों थ्योरी को जोड़कर यूनियन करके। हमने देखा था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मशीन की थ्योरी दोनों भी थ्योरीज यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है कि बॉडी स्पेस टाइम में कैसे मूव करती है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सर्टेन लिमिटेशन है। ये थ्योरी ये नहीं बताती कि बिग बैंग के पहले क्या था और एक ब्लैक होल में क्या होता है। इसके अलावा रिलेटिविटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी का। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों थ्योरी इंडिविजुअली तो ट्रू है, पर जब हम इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके एक कॉमन थ्योरी बनाते हैं तब हमारा मैथमेटिक्स मॉडल फेल हो जाता है। ये दोनों भी थ्योरीज एक साथ अप्लाई नहीं की जा सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों थ्योरीज एक साथ अप्लाई नहीं की जा सकती तो स्टीफन हॉकिंग ने इन दोनों थ्योरीज को यूनियन कैसे किया। बच्चों, स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी यूज़ की जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी दोनों भी एप्लीकेबल थे, और वो थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी कि स्ट्रिंग थ्योरी। बच्चों, स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो यूनिवर्स को सेलेशियल लेवल पर और क्वांटम लेवल पर दोनों पर भी डिफाइन करती है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो पूरे ब्रह्मांड के पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है। अब ये स्ट्रिंग थ्योरी पूरे ब्रह्मांड को कैसे एक्सप्लेन करती है, तो आइए देखते हैं। नेचर में केवल 4 फंडामेंटल फोर्स ही वर्क करते हैं। फर्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड है वीक इंटरैक्शन, थर्ड है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और लास्ट है ग्रेविटेशन। और यही चारों फोर्स ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। जब सेलेशियल बॉडी के मूवमेंट को देखा जाता है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है और क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी नहीं पाई जाती। अगर हम एटम को स्मॉल स्केल पर देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्मॉल स्केल पर देखा जाए तो हमें क्वार्क मिलेंगे, और अगर हम क्वार्क को भी छोटे स्केल पर देखें तो हमें स्ट्रिंग मिलेगी। स्ट्रिंग जो कि एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब 1 डायमेंशनल क्या होता है ये हम लेक्चर में आगे देखेंगे। स्ट्रिंग दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है। स्ट्रिंग को कभी भी देखा नहीं जा सकता क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए फोटॉन की ज़रूरत होती है, जो कि किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में पहुँचते हैं। स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी रेडिएट करते हैं। स्ट्रिंग अलग अलग पैटर्न पर वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन पैटर्न के अनुसार पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बनाने के लिए स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कुछ और होगा और प्रोटॉन पार्टिकल बनाने के लिए स्ट्रिंग कुछ अलग तरीके से वाइब्रेट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डिफरेंट वेवलेंथ पर लाइट के डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर डिफरेंट साउंड प्राप्त होता है। वैसे
ही स्ट्रिंग के अलग अलग वाइब्रेशन अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले चारों भी फोर्स स्ट्रिंग के वाइब्रेशन पैटर्न से ही बने हैं। हमें ये तो पता था कि सेलेशियल बॉडी में ग्रेविटी पाई जाती है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फिजिक्स ये नहीं बता पाया था कि ग्रेविटी आती कहाँ से है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ने ये बताया कि स्ट्रिंग पैटर्न के वाइब्रेशन से ग्रेविटॉन पार्टिकल बनती है और ग्रेविटॉन पार्टिकल के वजह से ही सेलेशियल बॉडी में ग्रेविटी पाई जाती है। बच्चों, अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद आई होप कि आपको स्ट्रिंग थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। इन तीनों किताबों ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, हॉकिंग की इन तीनों किताबों ने और हॉकिंग की पर्सनल सर्च ने और रिसर्च के कुछ पेपर्स ने एक चीज़ का बड़ी ही उत्सुकता के साथ पीछा किया, उस चीज़ को खोज निकालने के लिए। और वो चीज़ थी एक लौती यूनिफाइंग थ्योरी यानी कि स्ट्रिंग थ्योरी, जो कॉस्मोलॉजी को यानी कि ब्रह्मांड के विज्ञान को, स्टडी ऑफ बिग को क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि स्टडी ऑफ स्मॉल से मिलाती है, जोड़ती है, ये बताने के लिए कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। स्टडी ऑफ बिग यानी कि सेलेशियल बॉडी की स्टडी और स्टडी ऑफ स्मॉल यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टडी। दुनिया के सामने एक नए प्रकार का विज्ञान लाने की सोच ने हॉकिंग के दिमाग को अनुमति दी और हॉकिंग ने दावा किया कि वो 11 डायमेंशंस में सोच सकते हैं ताकि मानव जाति के लिए वो कुछ बड़ा बदलाव कर सके। बच्चों, अब आपके मन में फिर से सवाल उठ रहा होगा कि ये 11 डायमेंशंस क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये 11 डायमेंशन क्या है। डायमेंशन यानी कि विस्तार, जिसे हम इस लेसन में आयाम कहेंगे। जिस तरह हम संसार में किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे कि लंबाई को मीटर में, समय को घंटे में और करंट को एम्पियर में, उसी तरह से ब्रह्मांड में हो रही सारी घटनाओं को डायमेंशंस में यानी कि आयाम में मापते हैं। बच्चों, न्यूटन साइंटिस्ट के हिसाब से हम 3 डायमेंशंस में रहते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जिसे हम x, y और z से डिनोट करते हैं। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो इनके हिसाब से 3 नहीं 4 डायमेंशंस हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय। स्ट्रिंग थ्योरी ने बताया है कि हमारा यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में 10 डायमेंशन एग्जिस्ट करती है और एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसी 11 डायमेंशंस हो सकती है। तो डायमेंशंस का टॉपिक अच्छे से समझने के लिए शुरुआत करते हैं ज़ीरो डायमेंशन से। ज़ीरो डायमेंशन यानी कि एक बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही कोई गहराई। एक ऐसा आयाम जिसमें आगे पीछे या दाएं बाएं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसे ज़ीरो डायमेंशन कहते हैं। सपोज़ अगर कोई सूक्ष्म जीव इस ज़ीरो डायमेंशन में मौजूद है तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन यानी कि एक ऐसा आयाम जो 2 बिंदु से मिलकर बना हो, जैसे कि एक लकीर जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और गहराई नहीं होती, और ये रेखा ही फर्स्ट डायमेंशन है। मान लो अगर कोई इंसान इसमें रह रहा हो तो वो सिर्फ आगे और पीछे ही चल पाएगा, उसके लिए दाएं बाएं जैसी चीज़ का कोई वजूद नहीं होगा। सेकेंड डायमेंशन, बच्चों, दूसरा आयाम एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई तो होगी पर उसमें गहराई नहीं होगी, यानी कि अगर कोई वहाँ रह रहा है तो वो सिर्फ आगे पीछे या दाएं बाएं जा सकता है पर वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। थर्ड डायमेंशन, बच्चों, हम जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं वो थर्ड डायमेंशन दुनिया है। हमारी दुनिया में आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी जाया जा सकता है। बच्चों, फोर्थ डायमेंशन और उसके आगे के सारे डायमेंशन अभी तक साबित नहीं हुए हैं। विज्ञान कहता है कि फोर्थ डायमेंशन खुद समय है। हम हमारी इस 3 डायमेंशनल दुनिया में जो भी करते हैं वो फोर्थ डायमेंशन में ही जाके संपन्न होता है। हम भले ही स्पेस के हिसाब से थर्ड डायमेंशन दुनिया में रह रहे हो,
पर टाइम अकॉर्डिंग हम अभी भी फर्स्ट डायमेंशन में ही जी रहे हैं, क्योंकि समय में हम सिर्फ एक सीधी रेखा में आगे ही जा सकते हैं। हम पहले बच्चे, फिर टीनेज और फिर जवान और फिर बूढ़े ही होते हैं। हम एक सीधी लकीर की तरह समय में सिर्फ आगे ही जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि हम समय के इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते। इसलिए हम सिर्फ समय में एक ही डायमेंशनल को महसूस कर सकते हैं। पर अगर कोई जीव समय के इस बैरियर को तोड़कर भूतकाल या भविष्य में आगे या पीछे जा सके तो हम कह सकते हैं कि वो जीव फोर्थ डायमेंशन में जी रहा है। फिफ्थ डायमेंशन। अगर आप फिफ्थ डायमेंशन के जीव हो तो आप समय में आगे या पीछे जाने के साथ साथ समय में दाएं या बाएं भी जा सकते हैं। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानो कि कोई इंसान अगर क्रिकेटर बनना चाहता हो और साथ ही एक संगीतकार भी, तो हमारी दुनिया में वो एक ही समय पर दो चीज़ें नहीं कर सकता। पर अगर आप फिफ्थ डायमेंशन में हो तो आप ये कर सकते हैं। फिफ्थ डायमेंशन में एक ही व्यक्ति एक साथ दो चीज़ें कर सकता है और एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकता है। इसे ही समय में आगे पीछे जाने के साथ दाएं बाएं जाना कहते हैं। फिफ्थ डायमेंशन का जीव समय के दूसरे आयाम में जी रहा होगा। बच्चों, डायमेंशंस बहुत ही हार्ड टॉपिक है और इसे समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन में रहने वाले जीव हैं और थर्ड डायमेंशन के आगे के डायमेंशन हमने कभी महसूस ही नहीं किए, इसलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एडवांस लेवल का साइंस है। बस इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। सिक्स्थ डायमेंशन। बच्चों, सिक्स्थ डायमेंशन में हम समय की किसी भी दिशा में रैंडमली गति कर सकते हैं, मानो समय हमारे लिए रुक सा गया हो। सिक्स्थ डायमेंशन में टाइम हमारे लिए बाधा नहीं होगा। हम इसमें किसी भी दिशा में जा सकते हैं और एक ही समय में कई सारे रूप ले सकते हैं। जैसे कि क्वांटम वर्ल्ड के वो सूक्ष्म कण गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, ठीक वैसा कर पाना सिक्स्थ डायमेंशन में हमारे लिए पॉसिबल होगा। बच्चों, सेवन्थ डायमेंशन एक जैसे कितने ही समांतर ब्रह्मांड को माना गया है। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और मेल खाने वाले यूनिवर्स या एक ही व्यक्ति के अनंत रूप या 7 यूनिवर्स। इस मल्टीपल कॉन्सेप्ट का वजूद 7 डायमेंशन में मुमकिन है। इस डायमेंशन में रहने वाले जीव इतने शक्तिशाली होंगे कि वो दूसरे ब्रह्मांड में भी गति कर सकते हैं। 8 डायमेंशन। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि इस डायमेंशन में किसी भी वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा और इस दुनिया के सभी जीव डिजिटल तरीके से जी रहे होंगे। बच्चों, 9th डायमेंशन में थ्योरी बताती है कि एक ही जगह पर अलग अलग सभ्यता रह सकती है, यानी कि अभी हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ पर एलियन भी मौजूद हो सकते हैं और डायनासोर भी मौजूद हो सकते हैं, पर कोई भी सभ्यता किसी और अन्य सभ्यता को देख नहीं सकती और ना ही उसे महसूस कर सकती है। सभी सभ्यता अपने अपने समय में सरलता से जी रही होंगी। बच्चों, 10th डायमेंशन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम किसी भी हद तक सोच ले, उस हद से अनंत गुना संभावना इस डायमेंशन में होंगी। जो भी इंसान इस डायमेंशन में रह रहा होगा उसमें इनफाइनाइट पावर्स होगी। वो इतना पावरफुल होगा कि हम उसे भगवान कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास स्पेस और टाइम को कंट्रोल करने की सारी पावर्स होगी। 11th डायमेंशन। बच्चों, स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि 10 डायमेंशन है, पर एम थ्योरी बताती है कि 11 डायमेंशन है और दुनिया की सबसे छोटी चीज़ स्ट्रिंग 11 डायमेंशन में ही होती है। ये स्ट्रिंग ऊर्जा की मौजूदगी में वाइब्रेट भी होती है। सारे डायमेंशन की सारी वस्तु और सारे ब्रह्मांड इसी स्ट्रिंग से बने हैं और एम थ्योरी के अनुसार किसी भी जीव की शुरुआत फर्स्ट या सेकेंड डायमेंशन में नहीं होती, बल्कि 11th डायमेंशन में होती है। तो यहाँ पर हमारा 11th डायमेंशन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है।
लेसन में बताया गया है कि इन्हीं 11 डायमेंशन में सोचने की ताकत हॉकिन रखते थे। उन्होंने बताया कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। बच्चों, टाइम ट्रैवल मतलब समय में यात्रा करके भविष्य में या भूतकाल में जाना, और इसी डायमेंशंस के कारण से ही इंसान का सचमुच में दूसरे ग्रहों पर बस्ती बसाना सच हो सकता है। सितंबर 2010 में हॉकिन ने किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था द ग्रैंड डिज़ाइन। इस किताब में हॉकिन ने भगवान के होने या ना होने के अस्तित्व पर बात की है। हॉकिन ने भगवान के ब्रह्मांड बनाने के विचार के विरुद्ध अपनी किताब में बोला है, और साथ ही द ग्रैंड डिज़ाइन किताब में 11 डायमेंशंस को भी बताया गया है। हॉकिन ने पहले भी कई बार भगवान ने ही ब्रह्मांड की रचना की है इस बात पर बहस की थी। वो इस मामले में मॉडर्न साइंटिफिक थेरीज के मुताबिक ही चलना चाहते थे, यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग। मॉडर्न साइंटिफिक थेरीज यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी, कॉस्मोलॉजी थ्योरी और भी कई सारी। हॉकिन ने खूब विचार किया और अपनी किताब में ये साबित कर दिया अपने विचारों को अंतिम रूप देकर कि ब्रह्मांड की रचना अटल थी बिग बैंग के वजह से, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लॉस का हाथ है और किसी का नहीं। बच्चों, बिग बैंग एक थ्योरी है जिसमें यह बताया गया है कि यूनिवर्स कैसे एक सिंगल पॉइंट से बना और कैसे बाद में धीरे धीरे समय के साथ वो एक्सपांड होता गया। हॉकिन ने बताया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के वजह से यूनिवर्स खुद को बना सकता है और आगे भी बनाएगा, कुछ नहीं से भी, बिना किसी की मदद लिए। हॉकिन ने कहा है कि ये अपने आप ब्रह्मांड में किसी न किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, रचना होना, यही कारण है कि कुछ तो है बिना कुछ नहीं होने के बजाय, और यही वजह है कि ब्रह्मांड मौजूद है और हम भी मौजूद हैं। द ग्रैंड डिज़ाइन किताब हॉकिन की सभी किताबों का प्रमुख प्रकाशन थी, जिसे लिखने में या तैयार करने में हॉकिन को लगभग 10 साल का समय लगा था। इस किताब के अनुसार हॉकिन ने सर आइजैक न्यूटन के विश्वास को कि ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है, इस धारणा को चुनौती दी। बच्चों, सर आइजैक न्यूटन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ऑथर थे, जिन्होंने साइंस की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाया था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन करके। हॉकिन ने बताया है कि ब्रह्मांड का जन्म किसी गोलमाल से नहीं हुआ है कि भगवान ने छड़ी फिराई और ब्रह्मांड बन गया, बल्कि ये तो एक साइंस की लंबी प्रोसेस थी जिसे बनने में काफ़ी लंबा समय लगा। यह ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान से विनती करें किसी चीज़ का आरंभ करने के लिए, निर्माण करने के लिए। कुछ चीज़ें जो ब्रह्मांड जितनी विशाल हो, बड़े पैमाने पर हो और सारे विश्व को जोड़ने का बड़ा कार्य कर रही हो। यह ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रह्मांड को अच्छी से जमाने के लिए और चलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इसी के साथ आपका लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। आगे का पार्ट हम आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।